अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म का ऊष्मागतिक सिद्धांत। ओके, तो देखो बच्चों, ओर का जो रिडक्शन है ये एक कपलिंग रिएक्शन है। मींस ऐसी रिएक्शन जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, जिनका एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है, मींस फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है, और एक स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, मींस फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। बट ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं बच्चों? कपलिंग रिएक्शन। जो ओर का रिडक्शन है ये भी एक कपलिंग रिएक्शन है, क्योंकि आप देखोगे कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो तो एंडोथर्मिक है, मींस उसका फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, और जो इसका सेकेंड स्टेप होगा वो एक्सोथर्मिक है, मींस फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। और पूरी कंप्लीट रिएक्शन का जो ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। ऐसे में जो ओर का रिडक्शन है एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से, वो एक क्या हो जाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस बेस पर हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ओर के लिए कौन सा रिड्यूसर जो होगा एक क्या होगा? सूटेबल होगा, मींस वो रिड्यूसर मेटल ऑक्साइड को या ओर को रिड्यूस कर सकता है या नहीं। ओके, यही मैंने यहां लिखा है कि रिडक्शन ऑफ ओर इज कपलिंग रिएक्शन बिकॉज द रिडक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस इन विच फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, ओके, जहां फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है, एंड सेकेंड स्टेप इज एक्सोथर्मिक, जहां फ्री एनर्जी चेंज क्या है बच्चों? नेगेटिव होता है। बट ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, thus ओर रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गए बच्चों कि जो रिडक्शन ऑफ ओर है ये एक कपलिंग रिएक्शन है। मैंने आपको कपलिंग रिएक्शन बता दी जो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। उनका एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है जो कि फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव रखता है, और एक क्या रख रहा है? एक्सोथर्मिक होता है जिसका फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है। बट ऐसी रिएक्शंस का ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव है तो ये एक कपलिंग रिएक्शन होगी, और यही कपलिंग रिएक्शन किसमें चलती है? एक ओर के रिडक्शन में। आप देख रहे हैं कि ये है हमारा ओर ऑक्साइड के फॉर्म में, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, मेटल अलग हो गया, मींस इसका रिडक्शन मान लें, और ऑक्सीजन अलग। तो यहां पर फ्री एनर्जी चेंज ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो है पॉजिटिव। और फिर है ये है रिड्यूसर। अब चाया इसके पास ये जो ऑक्सीजन फ्री हुआ, ओके, इसका एडिशन हुआ इसके साथ, और ये रिड्यूसर ऑक्सीडाइज हुआ और O बना, मींस एक ऑक्साइड बन गया, और यहां का फ्री एनर्जी चेंज रिड्यूसर से रिड्यूसर ऑक्साइड बनना ये नेगेटिव है। अगर इन दोनों रिएक्शंस का जो सम है ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज ये आ जाए, इन दोनों का सम है ये नेगेटिव है, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ ओर बाय रिड्यूसर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मींस ये रिड्यूसर इस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। इसी बेस पर हम किसी भी ओर के लिए कौन सा रिड्यूसर सूटेबल है नहीं है और कौन से टेम्परेचर पर सूटेबल है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहां तक समझ गए बच्चों कि अयस्क का अपचयन एक युग्मन अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जो 2 पदों में होती है, जिसका प्रथम पद या एक पद ऊष्माशोषी हो, फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो, और दूसरा पद ऊष्माक्षेपी हो जिसका फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो। जबकि संपूर्ण अभिक्रिया का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक आता है तो जो है ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? युग्मन अभिक्रिया। अयस्क का अपचयन भी युग्मन अभिक्रिया है। देखो क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहले स्टेप का फ्री एनर्जी चेंज जिसमें मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है पॉजिटिव है, और दूसरे स्टेप का जो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है। ओवरऑल ये क्या है बच्चों? ओवरऑल रिएक्शन। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव आता है तो ये रिएक्शन चलेगी, मींस ये रिड्यूसर इसको रिड्यूस कर देगा। यही मैंने लिखा है कि the reaction will be spontaneous and reducer can reduce metal oxide into
मेटल एट गिवन टेम्परेचर। इस तरह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और रिड्यूसर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। यहां पर लिखें। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जो रिडक्शन ऑफ ओर है ये एक कपलिंग रिएक्शन है, मींस दो रिएक्शंस के सम का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे FeO, इसका क्या रिडक्शन कार्बन से पॉसिबल है या नहीं? तो देखो FeO इस तरह से डिकम्पोज्ड हुआ 2Fe+O2, इसका डेल्टा G है FeO से Fe के चेंज होने का +320 किलो जूल पर मोल। ये किसमें है? प्लस में। ओके, और फिर ऑक्सीडेशन हुआ, ये है हमारा कार्बन, यहां रिड्यूशन, ऑक्सीजन से CO बना, तो कार्बन से CO बनने का फ्री एनर्जी चेंज है -430 किलो जूल पर मोल। हम इन दोनों रिएक्शन का सम लें तो ये आएगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 जो आया -110 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैसा आ गया? नेगेटिव, मींस बोथ रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन, बोथ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, दोनों अपने आप स्पॉन्टेनियस चल जाएंगी। और रिडक्शन ऑफ FeO बाय, ठीक है, रिडक्शन ऑफ FeO बाय कार्बन इज पॉसिबल, और FeO का कार्बन या कोक से जो रिडक्शन है वो क्या है बच्चों? पॉसिबल होगा। इस तरह से समझ गए ना कि आपको दोनों रिएक्शन को बैलेंस्ड करके और फिर टोटल फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो आप लिखेंगे कि बोथ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली एंड रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसर इज पॉसिबल, और ऐसा अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए बच्चों कि दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने से ये फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आ गया, इसका मतलब दोनों रिएक्शन स्वतः होंगी और कार्बन से FeO का चेंज संभव है। अब एक क्वेश्चन है, डेल्टा G फॉर्मेशन फॉर Cr2O3 इज इतना, और Al2O3 की फॉर्मेशन फ्री एनर्जी चेंज ये है, इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 इज पॉसिबल बाय एल्यूमिनियम या विद एल्यूमिनियम? कि अगर हम ये कहें कि क्या Cr2O3 का एल्यूमिनियम से रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो देखो हमें क्या दे रखा है, वी गिवन कि हमें फॉर्मेशन इन फ्री एनर्जी चेंजेस दे रखे, मींस क्रोमियम ऑक्साइड के बनने का फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है, तो आपने लिखा 2Cr + 3/2O2 Cr2O3। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है। हमें जो लाना है इक्वेशन, हमें जो लेना है इक्वेशन वो ये है, हमें ये बताना है कि क्या Cr2O3 का Cr में रिडक्शन पॉसिबल है एल्यूमिनियम से। तो हमने ये इक्वेशन बना दिया जो हमारा एक डिजायर्ड इक्वेशन है। अब ये कैसे ला सकते हैं? इस इक्वेशन को आपको इन दो इक्वेशन के बेस पे लाना है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि Cr2O3 को तो रिवर्स कर दो, इस रिएक्शन को रिवर्स लिख दो, मींस मैंने ऐसा लिख दिया, तो जब आप ये रिवर्स लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और ये वाली रिएक्शन चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनना है, यहाँ समझ गए ना रिवर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट ये है जबकि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, तो हमने फर्स्ट रिएक्शन को तो रिवर्स लिख दी और सेकंड को सेम लिख दी, और टोटल ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज निकाल के देखा, ये कैसा आ रहा है बच्चों? नेगेटिव। आप लिखेंगे कि आप यहां पर क्या कह सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है कि क्या Cr2O3 का एल्यूमिनियम से रिडक्शन पॉसिबल है, तो आपको अभी हमने बताया कि आप ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर लें, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो आप लिख सकते हैं कि thus, ठीक है, रिडक्शन ऑफ Cr2O3 बाय एल्यूमिनियम is possible, means, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जो है, ओवरऑल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ गए बच्चों कि ये रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहां तक आप समझ गए इसे। अब देखो बच्चों, इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, आपको इस तरह से दो इक्वेशन दी हुई है, 2Fe + 3/2O2 Fe2O3 डेल्टा G1 है, ये मींस यहां पर ये जो है ये Fe2O3 का फॉर्मेशन फ्री एनर्जी चेंज है, और CO से CO2 बनने का फ्री एनर्जी चेंज ये पूछा गया है कि इज द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 पॉसिबल विद CO?
क्या Fe2O3 का CO से रिडक्शन पॉसिबल है? तो हमें क्या लाना है, देखो अभी मैंने बताया आप ऐसा इक्वेशन बनाए जिसमें Fe2O3 का CO से रिडक्शन दिखे, तो हमें ये इक्वेशन लानी है Fe2O3 + 3CO ये वाला। अब ये इक्वेशन कैसे ला सकते हैं, तो हम इस इक्वेशन को रिवर्स लिख दें ये वाली, और इसको सीधा जैसा का तैसा लिख दें। तो हमने ये इक्वेशन इस तरह से लिखी, तो यहां नेगेटिव था तो अब ये पॉजिटिव हो गया, और ये सेम लिख दी, बस इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि यहां 3 मोल ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, या 1.5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो आपने यहां पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे ध्यान रखें, आपको इक्वेशन दोनों जब ऐड करनी है तो बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस्ड करनी है। बैलेंसिंग के बाद क्या फ्री एनर्जी चेंज है वो ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों स्टेप को जोड़ दो और फ्री एनर्जी चेंज निकाल लो। आपको फर्स्ट स्टेप में कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उतना ऑक्सीजन दूसरे स्टेप में ऐड हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन निकालें जो कि फ्री एनर्जी चेंज बताएगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन से जोड़ने से हमें ये मिला, ये भी नेगेटिव है, हम ये कहेंगे द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 by CO इज पॉसिबल एट गिवन टेंपरेचर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम है क्या और इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है? तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि एलिंघम डायग्राम क्या है। तो देखो बच्चों, एलिंघम एक साइंटिस्ट था जिसने ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स, जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं या हैलाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, इनके फ्री एनर्जी चेंज, इनके फॉर्मेशन का, समझ गए ना, इनके फॉर्मेशन का फ्री एनर्जी चेंज लिया और इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखा कि टेम्परेचर चेंज करने से इनका फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होती है, और इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मींस डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन और टेम्परेचर, इनके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? एलिंघम डायग्राम। ये टोटली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर बेस्ड है। मैंने यही लिखा है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ, ठीक है, ऐसा लिखे हम, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड्स, सल्फाइड्स वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिंघम डायग्राम। एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि एलिंघम डायग्राम किनके फ्री एनर्जी चेंज को टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को बताता है। तो ध्यान रखें, ऑक्साइड, हैलाइड्स और सल्फेट्स। सल्फेट्स, ठीक है, तो सल्फाइड्स में, सॉरी, ऑक्साइड, हैलाइड्स और सल्फाइड्स। अब सल्फेट दे दे तो नहीं होगा, और अदर कंपाउंड्स बोल दे तो नहीं है। एलिंघम डायग्राम इनके लिए, ओके। ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड ये तत्वों की, क्या है ये? तत्वों के जो ये यौगिक हैं, कौन कौन से? ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड, इनके निर्माण का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को ताप के विरुद्ध ग्राफी निरूपण किया। तो इसी ग्राफी निरूपण को क्या बोलते हैं? एलिंघम डायग्राम, जो कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर आधारित है। समझ गए? फिर से समझें, एलिंघम डायग्राम ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स, इनके फॉर्मेशन, फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस पर बेस्ड है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। देखो ये फॉर्मूला होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। स्पॉन्टेनिटी बताना है किसी रिएक्शन की, कि वो रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो उस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर, इनका एक रिलेशन है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यही लिखा है मैंने, डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन की है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो बच्चों, ये जो होती है एंथैल्पी चेंज, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो होता है वो मेनली टेम्परेचर से ज्यादा अल्टर्ड नहीं होता, ज्यादा उसका वेरिएशन नहीं आता। मींस अगर हमने आग ठंड में लगाएं या गर्मी में लगाएं तो लकड़ी के जलने, या हम कहें एलपीजी के जो कैलोरीफिक वैल्यू अगर आप ठंड के दिनों में निकाल लो चाहे गर्मी के दिनों में, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सेम सी आएगी। इसका मतलब यह है कि किसी रिएक्शन का
अगर हम इंथैल्पी चेंज देखें तो वो टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता, बट जो एंट्रोपी चेंज है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बनने वाले प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसलिए ये जो होता है फ्री एनर्जी, जो कौन सा एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है अप्रिशिएबली एक लार्ज एक्सटेंट में। यही मैंने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच डज नॉट चेंज मच विद टेम्परेचर। समझ गए ना, किसी रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो टेम्परेचर से ज्यादा मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, बट डेल्टा एस चेंज अप्रिशिएबली विद टेम्परेचर। बट जो एंट्रोपी चेंज है रिएक्शन का, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है मैटर की, वो चेंज कर देंगे। मान लो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से एकदम गैस में, तो एकदम ज्यादा से ज्यादा चेंज आएगा। दूसरा ये फैक्टर आप देख रहे हैं इसके साथ T मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू T पे डिपेंड करेगा। ओके, अप्रिशिएबली 10। देयरफॉर द अबव इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा G = -T डेल S। डेल्टा एच को हटा दें और फिर हम इसी ग्राफ के बेस पर एलिंघम, मतलब इस इक्वेशन के बेस पर एलिंघम डायग्राम को समझेंगे। समझ गए बच्चों कि डेल्टा एच का मान ताप के साथ अधिक नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो टेम्परेचर से ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, बट डेल्टा एस का मान ताप से पर्याप्त रूप से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस पदार्थ जो मैटर बन रहा है, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट, उनकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म है वो T के साथ है, तो ये T चेंज होगा तो डेल्टा S की वैल्यू भी चेंज, पूरे इस T डेल्टा S की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे में हम इस इक्वेशन को डेल्टा H को एक हटा दें तो ये इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा G जो है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड है? डेल्टा S के साइन पर और टेम्परेचर की वैल्यू पर। अगर ये नेगेटिव है तो देखो डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा S पॉजिटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव ही रहेगा, डेल्टा S 0 है तो डेल्टा G टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह से हम डेल्टा S, डेल्टा G और T के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे और उसकी जो स्लोप दिखेगी बच्चों वो डेल्टा S को बताती है। तो पहले आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, डेल्टा S और डेल्टा G किस तरह से रिएक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है उसको हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो कि मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू दी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। गैसीय अभिकारकों के मोल किसके बराबर हो? गैसीय उत्पादों के मोल के बराबर। जैसे कि ये C सॉलिड प्लस O2 गैस, CO2 गैस। यहाँ रिएक्टेंट का 1 मोल है क्योंकि हमें सॉलिड नहीं लेना, और यहाँ डेल्टा Ng कैसा आया? 0। जब डेल्टा Ng 0 होगा तो ऐसे में रिएक्शन का डेल्टा S 0 होगा। मींस ना तो रिएक्टेंट और ना ही प्रोडक्ट किसी के मोल्स चेंज नहीं हुए गैसियस स्टेट में, तो सिस्टम का डेल्टा S क्या होगा? 0। तो ऐसे में रिएक्शन का जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो 0 रहेगा। मींस स्ट्रेट लाइन जो है गोज टू पैरेलल। हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन जो होगी, समझ गए बच्चों, स्ट्रेट लाइन गोज टू पैरेलल विद, ठीक है, टेम्परेचर एक्सिस। समझ गए? अभी हम ग्राफ बना के बताएंगे कि जो स्ट्रेट लाइन चलेगी वो टेम्परेचर एक्सिस के समांतर मतलब पैरेलल होगी। समझ गए? यहां तक ये वाली कंडीशन है। समझ गए बच्चों कि ढाल 0 होगा और डेल्टा G ताप से, और ऐसे में डेल्टा G की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होगी। ओके, स्ट्रेट लाइन जो है वो टेम्परेचर एक्सिस के प्लेनर होगी। दूसरी कंडीशन है कि मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ज्यादा हो देन किससे? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स से। तो ऐसे में जैसे कि 2CO प्लस O2 गैस, दोनों यहां पर आप देख रहे हैं मोल्स रिएक्टेंट के 3 है, जबकि प्रोडक्ट के कितने हैं आपके यहां पर? 2। तो डेल्टा Ng कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा S भी कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। कि पहले ज्यादा डिसऑर्डर था, रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स ज्यादा थे, जब प्रोडक्ट बना तो मोल्स कम हो गए, गैसियस प्रोडक्ट्स मींस डिसऑर्डर कम हो गया, तो डेल्टा S नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव आएगा। या हम कहें कि नेगेटिव है तो टेम्परेचर के साथ उसकी नेगेटिव वैल्यू कम होने लगेगी।
या लेस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या लेस निगेटिव हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। तो दस डेल्टा जी बिकम्स लेस निगेटिव एंड स्ट्रेट लाइन गोज टू अपर साइड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी आप ग्राफ देखोगे कि जब हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि ये लिखा है हमारे पास डेल्टा जी माइनस टी डेल एस, ओके, तो जब यहां डेल्टा, जो यहां आपने देखा कि डेल्टा एस जो है निगेटिव है, तो ऐसे में डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल एस हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू और लेस निगेटिव होता जाएगा, मींस वो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज होता जाएगा ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन कहां जाएगी, गोस टू अपर साइड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी पॉजिटिव। स्ट्रेट लाइन यूं चलेगी तो स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, अगेंस्ट जो दिखेगी वो आप देखोगे वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये क्वेश्चन होता है कि आपको एक रिएक्शन लिख दी जाएगी ऑक्साइड फॉर्मेशन की, या किसी भी एक मेटलर्जिकल रिएक्शन लिख दी जाएगी ऑपरेशन की, और पूछा जाएगा कि इसमें से किसका स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखें आप, इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा जहां रिएक्टेंट्स के गैसियस मोल्स ज्यादा और प्रोडक्ट्स के कम है। तो देखो इस रिएक्शन के लिए, या हम मेटल का ऑक्साइड बने, जिंक का ऑक्साइड बने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैसियस हैं लेकिन इस तरफ सारे सॉलिड हो गए हैं। तो यहाँ इन सारी रिएक्शंस के लिए आप देखोगे डेल्टा एस निगेटिव होगा, मींस इन सब के लिए अगर हम डेल्टा जी को टेम्परेचर के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो इन सब के लिए स्ट्रेट लाइन में क्या ऐसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, जबकि यहां पर आपने देखा था स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप 0 था। तो यहां तक आप समझ गए, पहले से नोट कर लें। अब देखो बच्चों, यहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, यहां पर जो है रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो लेस देन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। समझ गए ना कि गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल से कम है, जैसे कि 2C सॉलिड प्लस O2, 2CO। तो यहां 1 मोल O2 है गैसियस फॉर्म में, या 2 मोल C, ठीक है। तो NR प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स कम है, प्रोडक्ट के 2 मोल्स है, डेल्टा Ng पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा S भी पॉजिटिव होगा। मींस जब प्रोडक्ट बनेगा तो गैसियस मोल्स बढ़ गए तो डिसऑर्डर बढ़ गया। ऐसे में जब डेल्टा S पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G नेगेटिव ही रहेगा, और मोर नेगेटिव होता जाएगा जैसे जैसे हमें T की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। समझ गए ना। और यही है कि स्ट्रेट लाइन कहां की तरफ चलेगी, नीचे की तरफ, और इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जबकि इस कंडीशन में पॉजिटिव था, यहां 0 था। समझ गए बच्चों कि सरल रेखा नीचे की ओर चलेगी, ढाल ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी का ऋणात्मक मान आपके साथ बढ़ेगा। देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहां पर डेल्टा जी हमने लिया है, ये है टेम्परेचर केल्विन में, ओके। यहां पर डेल्टा एस 0 है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो लाइन चल रही है स्ट्रेट लाइन, ये टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल है, इसका स्लोप 0 होगा। ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी जो है वो टेम्परेचर में चेंज होने से चेंज नहीं होगा, वही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ डेल्टा एस 0 है, तो यह जो रिलेशन आप देख रहे हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी इक्वल टू टी इंटू 0। ओके, अब हम यहां आ जाते हैं। अब आपने देखा कि यहां पर जो डेल्टा एस है निगेटिव है, जो इससे पहले वाला है वो हमने केस बताया। तो यहां जब ये निगेटिव है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू या लेस निगेटिव वैल्यू, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है, मतलब ये ग्राफ यूं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन बन जाएगा। जब ये निगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव ये था हमारे पास, तो डेल्टा जी इक्वल टू टी माइनस ये आप देख रहे हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू टी डेल एस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, डेल्टा जी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो लेस होती जाएगी, और स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ चलेगी, और इसका जो स्लोप आप देख रहे हैं थीटा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब हम यहां देखते हैं कि जब डेल्टा एस पॉजिटिव है, जैसे कि इस केस में आपने देखा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये माइनस के साथ, इसका मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे, डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी, और स्लोप नेगेटिव बन जाएगा।
तो इस तरह से ये तीन अलग अलग लाइंस दिख रही हैं, स्ट्रेट लाइंस आपको। इस तरह से एलिंघम डायग्राम या हम कहें फ्री एनर्जी चेंज का टेम्परेचर के साथ इस तरह के वेरिएशन लिखेंगे। एलिंघम डायग्राम में आप देखोगे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बनाई गई हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स के लिए, कोई नीचे की तरफ जा रही है, कोई ऊपर, मैक्सिमम आप देखोगे ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि उन सब के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो क्या है, नेगेटिव रहता है। और ऐसे में वो है, सिर्फ एक लाइन आपको ऐसे दिखेगी जो नीचे की तरफ जाएगी, जो कि लेस नहीं वाली इस रिएक्शन के लिए। अभी मैं एक एलिंघम डायग्राम बना देता हूं, उस एलिंघम डायग्राम का फिर क्या एप्लीकेशन है, हम क्यों यहां डिस्कस करना चाहते हैं इसको, हम वो अलग से देखेंगे। पहले इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, इस तरह का एक एलिंघम डायग्राम आपको किस में बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में। ओके, यहाँ पर डेल्टा जी और यहाँ पर हमने टेम्परेचर, जो अभी आपको मैंने बताया। आप देखोगे कि यहाँ पर हो या ये लाइन हो या ये लाइन, जो ये सब लाइंस दिख रही हैं ये वाली, इन सब के लिए स्लोप जो है क्या है बच्चों, पॉजिटिव। जब किसके लिए आप देखोगे स्लोप क्या है, नेगेटिव। और यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या दिख रहा है, जीरो। जो आपको मैंने अभी पूरा बताया वही देखो आप। इन सारी रिएक्शंस में जिनका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहां देखोगे आप कि गैसियस रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं जबकि गैसियस प्रोडक्ट्स कम हैं। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो सारे सॉलिड हैं, रिएक्टेंट गैसियस था, इसीलिए इसका जो स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे ही इस रिएक्शन में देख लो, यहाँ सॉलिड ये गैस, लेकिन यहाँ टोटल सॉलिड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इस रिएक्शन में भी देख लो आप, रिएक्टेंट में एक गैसियस है, बाकी प्रोडक्ट सारे सॉलिड्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स गैसियस ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम हैं। ऐसे इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन में, तो इन सारी रिएक्शंस के ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। ये वाली लाइन में स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरह का एक ग्राफ बना है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है, ठीक है, वेरिएशन। अगर हम ये कहें कि ये है वेरिएशन ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, विद, ठीक है, टेम्परेचर। ये ऑक्साइड के लिए है, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑक्साइड का और टेम्परेचर के चेंज या वेरिएशन कराने से क्या चेंजेस आते हैं फ्री एनर्जी चेंज में, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हैलाइड्स के लिए बनाया जा सकता है, ऐसे ही सल्फाइड्स के लिए बनाया जा सकता है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिंघम डायग्राम। अब आता है कि ये यहाँ पर क्यों डिस्कस किया गया है। तो जब हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे एलिंघम डायग्राम की, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। तो देखो बच्चों, एक शॉर्ट में बता दूं, एलिंघम डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि किसी भी ओर के रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसर यूज हो रहा है वो किस टेम्परेचर पर एक अच्छा रिड्यूसर होगा, किस टेम्परेचर के बाद अच्छा रिड्यूसर नहीं होगा, इसका सिलेक्शन कैसे करें, वो हम इस डायग्राम के बेस पे समझेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस ऑक्साइड के फॉर्मेशन का जो फ्री एनर्जी चेंज की जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे आ रही है, तो ये ऐसा एलिमेंट अपने से ऊपर आने वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को एलिमेंट में रिड्यूस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका कि जो एलिमेंट नीचे आता है ग्राफ में, उस एलिमेंट का जो एलिमेंट है ये अपने से ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स को उसके एलिमेंट में रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इनकी एक कपल्ड रिएक्शन बनाओगे तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन का फ्री एनर्जी चेंज ज्यादा नेगेटिव है और दूसरे ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन का फ्री एनर्जी चेंज कम पॉजिटिव है। तो ऐसे में जैसे यहां पर आपने -1000 लिया एल्यूमिनियम के लिए, आप इसे रिवर्स करके लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी और इसको इसी डायरेक्शन में लिखोगे तो ये माइनस में आएगी। दोनों को सम करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि Mg एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर सकता है। जस्ट ऐसा ही जिंक जो है अपने से ऊपर जितने ऑक्साइड्स हैं उन सबको रिड्यूस कर सकता है एलिमेंट में। अब आप देखेंगे कि CO जो है इसका ग्राफ FeO से नीचे आ रहा है और लो टेम्परेचर में, तो इसका मतलब है कि लो टेम्परेचर में CO जो है FeO को किसमें चेंज कर सकता है, Fe में। बट लो टेम्परेचर में कार्बन FeO को Fe में रिड्यूस नहीं कर सकता। बट हाई टेम्परेचर में आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन FeO को क्रॉस करके नीचे आ गई। तो जब लाइन नीचे आ जाएगी तो ये अपने से ऊपर वाले ऑक्साइड को उसके एलिमेंट में रिड्यूस
कर सकता है। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड लो टेम्परेचर में, ब्लास्ट फर्नेस के लो टेम्परेचर में एक अच्छा रिड्यूसर होता है, जबकि हाई टेम्परेचर में कौन अच्छा रिड्यूसर होता है? कार्बन या कोक। ऐसे ही जिंक के लिए आप देखोगे, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज नहीं कर सकते, ये बहुत हाई टेम्परेचर में ही अच्छा रिड्यूसर होगा, बट लो टेम्परेचर में ये क्रॉस कर रहा है कार्बन वाली लाइन। इसका मतलब है कि जो एक सुटेबल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो कोक का यूज कर सकते हैं। इस बेस पर हम इसके एप्लीकेशंस समझेंगे और अलग अलग एलिमेंट्स की मेटलर्जी में, जैसे आयरन की मेटलर्जी में एलिंघम डायग्राम का क्या यूज है, जिंक की मेटलर्जी में, कॉपर को अगर आप देखें तो इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड को कोई भी रिड्यूस कर सकता है, बट कॉपर ऑक्साइड कम स्टेबल ऑक्साइड है, इतने हाई टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज हो जाता है और एक ऑटो रिडक्शन प्रोसेस से रिड्यूस होता है। लेकिन अगर हमें आपसे कहा जाए कि इसको कौन कौन रिड्यूस कर रहा है, सारे रिड्यूस कर सकते हैं। समझ गए ना? यही एलिंघम डायग्राम का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स जो जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं उन मेटेलिक एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन में एलिंघम डायग्राम का यूज देखेंगे। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ मेटलर्जी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।